इंडिया आ गई और अपने 4 बच्चों के साथ आ गई, पाकिस्तान से आ गई और दोनों कंट्रीज की इंटेलिजेंस को पता तक नहीं चला। वो 2 महीने से यहाँ रह रही थी, दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को नहीं पता लग पाया, इंटेलिजेंस को नहीं पता लग पाया। ये खबर खुली कैसे? लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इस स्टोरी में। एक क्वेश्चन मार्क ये कि ये लेडी जब आई तो सिंध में कहीं रहने वाली, सिंध की छोटे से शहर की है, ये अंग्रेजी बोल रही है। कैसे बोल रही है अंग्रेजी ये नहीं पता। ये लड़की हिंदी भी अच्छी बोल रही है। जनरली पाकिस्तानियों को मैंने देखा है, ना तो वो अंग्रेजी अच्छी बोल पाते, ना वो हिंदी अच्छी बोल पाते, राइट। उर्दू वो अच्छी बोलते हैं। जब भी कभी वो हिंदी बोलते हैं तो उर्दू के कुछ वर्ड्स बीच में आते हैं। ये लड़की उर्दू के वर्ड्स बीच में नहीं आ रहे हैं। जहां पे इंडिया के बॉर्डर पर पहुंची है वहां पर इसने अपना हिंदू नाम बताया है, अपने चारों बच्चों का हिंदू नाम बताया है। तो इसका मतलब किसी ने इसको पहले से बता दिया था कि आप अपना नाम हिंदू बताइएगा, अगर आप अपना मुस्लिम नाम बताएंगी तो शक हो सकता है। इसीलिए इसने हिंदू नाम बताया ना, कोई रीजन है। ये एक मुस्लिम लेडी वहां से आ रही है, 4 बच्चे लेके आ रही है, कहीं शक हुआ तो डॉक्यूमेंट्स चेक हो सकते हैं। इसने वहां पे बॉर्डर पे ये नहीं बताया कि मैं पाकिस्तानी हूं और इलीगली घुस रही हूं। तो उन्होंने क्या किया, 48 आवर्स से ज्यादा हो गए स्टोरी को ब्रेक हुए। 48 आवर्स में ना तो पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ना पाकिस्तान की मोफा ने कुछ बोला है। क्यों नहीं बोला है? इनकी ड्यूटी थी ये बोलना कि हमारा एक आदमी वहां पड़ा है, हमारा आदमी वापस कीजिए। नहीं मांगा गया। ये लड़की के खिलाफ एफआईआर हो चुकी, एफआईआर होने के बाद ये जेल चली गई, बेल के बाद वापस आ गई, उसके बाद भी पाकिस्तान में सब शांति से बैठे आराम से जैसे चली गई, ठीक है, बाय बाय गुड बाय। भाई उसका पाकिस्तान की सिटीजन है। हाजिर हुई हूँ इंडिया से। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, रोहित शर्मा जी, जो पहले भी हमें बहुत दफा टाइम दे चुके हैं, लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करनी है सर। बहुत डिटेल में मुझे इंटरव्यू चाहिए, इस वजह से मैंने आपको इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने वक्त निकाला मेरे और मेरे ऑडियंस के लिए। थैंक्स अ लॉट महवेश जी, और होप यू आर आल्सो फाइन। बारिश बहुत हो रही है दिल्ली में भी और नॉर्थ इंडिया में भी। आपके लाहौर में बारिश कैसी है? एग्जैक्टली, यहाँ पे भी मौसम काफी टाइम से जो है ना वो मूनसून रेनफॉल्स चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारा थीसिस था वो भी डिले हो गया। खैर सर, बारिशें तो होती रहेंगी, लेकिन इसी बारिशों के मौसम में एक बरसती हुई कहानी जो कि ना हिंदुस्तान को चैन लेने दे रही है और ना ही पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जानिब से तो इतना खासा जवाब नहीं आ रहा, मगर हिंदुस्तान में हर इंसान के मुंह पे, हर चैनल के मुंह पे एक ही लफ्ज है, सीमा हैदर की कहानी। आप भी यकीनन उससे नवाकिफ नहीं होंगे। रोमियो जूलियट भी सुना था, हीर रांझा भी सुना था, सस्सी पुन्नू भी सुना था, और मिर्जा गालिब को भी बरसों से सुनते आ रहे हैं। मगर ये कैसी प्रेम कहानी है जो इन दो मुल्कों के दरमियान, जिनमें दुश्मनी की डले हुए 75 साल हो गए, और अब एक ऐसी प्रेम कहानी उजागर हुई है जिसको कोई भी बंदा कवर करने से पीछे नहीं रह रहा। क्या कहेंगे आप, क्या राय रखते हैं, आखिर माजरा क्या है, क्यों इतनी हाइप पकड़ी हुई इसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में? महवेश जी, इस स्टोरी में कई चीजें। इस स्टोरी में लव है, इस स्टोरी में सस्पेंस है, इस स्टोरी में दुश्मनी है, इस स्टोरी में मतलब वो बॉलीवुड का पूरा मसाला है इसमें। एक लेडी यहाँ इंडिया आ गई और अपने 4 बच्चों के साथ आ गई, पाकिस्तान से आ गई और दोनों कंट्रीज की इंटेलिजेंस को पता तक नहीं चला। वो 2 महीने से यहाँ रह रही थी, दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को नहीं पता लग पाया, इंटेलिजेंस को नहीं पता लग पाया। ये खबर खुली कैसे? ऐसे खुली कि जो इसका हस्बैंड है अभी, जो क्लेम कर रहा है सचिन, वो लेके गया उसको शादी करवाने, और शादी करवाने एक लॉयर के पास लेके गया। लॉयर को पता चला कि एक लेडी ऐसी आई हुई है, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने आकर के अपनी एक्शन शुरू कर दिया। सबको पता चल गया सारी चीज। ये लेडी लॉकडाउन के टाइम पे, इसका मैरिड लेडी है और मैरिड लेडी में 4 इसके बच्चे हैं। हस्बैंड इसका सऊदी अरेबिया में जॉब करता है और इसके पास एक मकान था वहां पे, जो बेच करके ये लेडी क्लेम कर रही है कि मैं वो मकान बेच करके आई हूं इंडिया, आने का खर्चा निकाला। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इस स्टोरी में। एक क्वेश्चन मार्क ये कि ये लेडी जब आई तो सिंध में कहीं रहने वाली, सिंध की छोटे से शहर की है, ये अंग्रेजी बोल रही है। कैसे बोल रही है अंग्रेजी ये नहीं पता। ये लड़की हिंदी भी अच्छी बोल रही है। जनरली
पाकिस्तानियों को मैंने देखा है, ना तो वो अंग्रेजी अच्छी बोल पाते, ना वो हिंदी अच्छी बोल पाते, राइट। उर्दू वो अच्छी बोलते हैं। जब भी कभी वो हिंदी बोलते हैं तो उर्दू के कुछ वर्ड्स बीच में आते हैं। ये लड़की उर्दू के वर्ड्स बीच में नहीं आ रहे हैं इसके उसमें, तो ये भी देखने, और इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रही है ये कि आप उसे इग्नोर कीजिए, तो ये कहां से? और वो भी एक गांव की लड़की। यहाँ पे करोड़ों कमाने वाले जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, उनको अंग्रेजी बोलने के लिए बोल दो तो वो 3 बार सोचते हैं कि यार अभी तो पर्ची तो लाया ही नहीं कोई, ये कैसे बोल रही है? गांव के छोटे शहर से आके, जो ये गांव से है, छोटे से शहर से आके, और वो भी एक हाउसवाइफ, ऐसा तो नहीं है जॉब करती थी। तो कहीं इसमें गड़बड़ है। दूसरी चीज, ये लेडी वीजा करवाने के लिए, वीजा लेने के लिए, इसके सिंध में वीजा नहीं मिलता है, कहीं इस्लामाबाद गई है, इस्लामाबाद नेपाल के एम्बेसी में गई होगी। नेपाल की एम्बेसी में जब घुसी है, वो एक वहां पे एक एनक्लेव है जहाँ पे सारी एम्बेसीज है, उसमें मेन एंट्री पे ही पुलिस भी खड़ी होती है, इंटेलिजेंस भी खड़ी होती है। उनकी निगाहों में आई होगी 100%, उनको पता नहीं चला, उन्होंने पूछताछ नहीं की, इसलिए काठमांडू जाने के लिए नेपाल एम्बेसी पहुंची। नेपाल एम्बेसी के बाहर भी पुलिस खड़ी होगी, उन्होंने भी चेकिंग की होगी कि ये आई क्यों है, ये टूरिस्ट तो लग नहीं रही है, शक्ल से टूरिस्ट नहीं लग रही है, बच्ची तो, ये लड़की तो शक्ल से टूरिस्ट नहीं लग रही है, तो ये कैसे आई है, क्यों आई है? पूछताछ अगर की गई तो ये पता लगा होगा कि हस्बैंड सऊदी अरेबिया में, तो ये काठमांडू क्यों जाना चाह रही है, कोई रीजन। नेपाल का वीजा लेकर के चलिए ठीक है। एक बार ये मार्च में नेपाल पहुंची है, जहां ये सचिन भी पहुंचा है, दोनों की बातचीत हुई है, दोनों ने वहां शादी की है, 1 हफ्ते रुके हैं, और फिर उसके बाद सचिन केम बैक टू इंडिया और ये वापस चलेगी पाकिस्तान। वहां जाकर के फिर इसने मकान बेचा है, सारी चीजें जुगाड़ी हैं, 4 बच्चों को का पासपोर्ट बनवा के, 4 बच्चों का टिकट अपने साथ करवा के, देन वहां से फिर दुबई गई है, दुबई से ये काठमांडू आई है, काठमांडू से इसने बस पकड़ी है पोखरा, पोखरा से दिल्ली। ये पूरे प्रोसेस में कौन आदमी, ये आप भी इतने साल से काम कर रही हैं, और आप भी एक पढ़ी लिखी हैं, क्या आपको ये रास्ता पता था कि ऐसे कोई आ सकता है इंडिया? इस लड़की को कैसे पता था? बिल्कुल नहीं पता था, सही बात है। तो इस लेडी को कैसे पता था? दूसरी चीज, ये लेडी एयरपोर्ट पे जब 4 बच्चों के साथ पहुंची है, तो डॉक्यूमेंट्स चेक हुए होंगे, किसी को शक नहीं हुआ कि कहां जा रही है, काठमांडू दोबारा क्यों जा रही है, पहले एक बार होके आई है, साल में 2 बार क्यों जा रही है, टूरिस्ट बन के जा रही है, इन छोटे छोटे बच्चों को, 1-2 साल के बच्चों को टूरिस्ट कराई गई है। कहीं ये भाई शक पैदा होता है ना, कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ एयरपोर्ट पे, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे। वहां से ये दुबई गई है, दुबई पे रुकी है, फिर आई है। इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, कोई नॉर्मल भी काम नहीं कर सकती पढ़ी लिखी, मतलब बहुत सारी कर भी सकती है, नो डाउट, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करना कितना टफ होता है किसी नॉर्मल लेडी के लिए। ये वहां गई है, दुबई एयरपोर्ट पे रुकी है, दुबई एयरपोर्ट से फिर फ्लाइट मिली, करीब 24 घंटे ये स्पेंड करके पहुंची है काठमांडू, और काठमांडू से ये बाहर निकल के 1 दिन वहां काठमांडू में रुकी है, फिर उसने पोखरा की बस पकड़ी है, पोखरा से ये दिल्ली की बस पकड़ के आई है। बॉर्डर पर, क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो ये लीगली पाकिस्तान से निकली है, इलीगली इंडिया में आई है, 2 चीजें अलग हैं। जहां से इलीगली निकली है वहां कोई चेकिंग नहीं, किसी ने चेकिंग नहीं की, चेकिंग होनी चाहिए थी और शक होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ किसी को शक? मेरी समझ से बाहर है। इसके बाद जहां पे इंडिया के बॉर्डर पर पहुंची है, वहां पर इसने अपना हिंदू नाम बताया है, अपने 4 बच्चों का हिंदू नाम बताया है, तो इसका मतलब किसी ने इसको पहले से बता दिया था कि आप अपना नाम हिंदू बताइएगा, अगर आप अपना मुस्लिम नाम बताएंगी तो शक हो सकता है, इसीलिए इसने हिंदू नाम बताया ना, कोई रीजन है। ये एक मुस्लिम लेडी वहां से आ रही है, 4 बच्चे लेके आ रही है, कहीं शक हुआ तो डॉक्यूमेंट्स चेक हो सकते हैं। इसने वहां पे बॉर्डर पे ये नहीं बताया कि मैं पाकिस्तानी हूं और इलीगली घुस रही हूँ, उसने ये बताया कि मैं ये हूँ, इंडिया की रहने वाली हूँ, अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ। तो ये सारी चीजें कहीं से उसको बताई गई थी, फिर वो इंडिया आके रहने लग गई। 2 महीने पाकिस्तान में पीछे वहां मकान बेच दिया था पूरी फैमिली ने, किसी ने पुलिस कंप्लेंट लॉन्च की, किसी ने, वो ये भी पता लग रहा है उसके हस्बैंड ने किस चैनल्स पे बोला है कि हमें शक था कि वो चली गई है, फिर बाद में चेक किया तो पता लगा वो जा चुकी है। तो कहीं इन्फॉर्म किया गया था पुलिस को, इंटेलिजेंस को, या किसी बड़ी एजेंसी को इन्फॉर्म किया गया था, तो उन्होंने क्या किया,
48 आवर्स से ज्यादा हो गए स्टोरी को ब्रेक हुए। 48 आवर्स में ना तो पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ना पाकिस्तान की मोफा ने कुछ बोला है। क्यों नहीं बोला है? इनकी ड्यूटी थी ये बोलना कि हमारा एक आदमी वहां पड़ा है, हमारा आदमी वापस कीजिए। नहीं मांगा गया। ये लड़की के खिलाफ एफआईआर हो चुकी, एफआईआर होने के बाद ये जेल चली गई, बेल के बाद वापस आ गई, उसके बाद भी पाकिस्तान में सब शांति से बैठे आराम से जैसे चली गई ठीक है, बाय बाय गुड बाय। भाई उसका पाकिस्तान की सिटीजन है, पाकिस्तान की ड्यूटी बनती है ये कि वो मांगे अपना सिटीजन। उन्होंने मांगा नहीं अब तक। एक सिटीजन थोड़ी है, 4 बच्चे भी हैं। जुवेनाइल्स पे तो बनता है, बच्चों पे तो पाकिस्तान की हर कंट्री की ड्यूटी होती है बच्चों को सेव करना। ये भी कौन सा कंट्री जिसने बच्चों पे भी ध्यान नहीं दिया? इसके बाद इतने दिन से बातचीत चल रही थी, एक लेडी 2 बार साल में काठमांडू जा रही है या नेपाल जा रही है, शक तो होना चाहिए था ना इसने दूसरी बार पासपोर्ट 4 बच्चों के बनवाए होंगे। क्यों बन रहे हैं 4 पासपोर्ट? पासपोर्ट पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लगती है, लोकल एरिया इंटेलिजेंस की। ये दोनों कंट्रीज में सेम चीज है। लोकल एरिया इंटेलिजेंस की एलआईयू की रिपोर्ट लगती है, साथ में पुलिस की रिपोर्ट लगती है। उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि ये काठमांडू होके आ चुकी है लेडी और दोबारा ये 4 लग रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है, ये जो नेपाल का रूट है, ये रूट वो है जहां से टेररिस्ट इंडिया में घुसते रहे हैं। तो क्या किसी को शक नहीं हुआ? ये शक होना चाहिए था, पाकिस्तान में शक होना चाहिए था लोगों को, या एजेंसी को शक होना। आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने तो उस चीज को भी बॉदर नहीं किया जहां 700 लोग पाकिस्तान के जो है ना उस शिप में, जिसमें 300 लोग 298 पीपल वर देयर फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तो उन 300 लोगों की भी खबर नहीं ली जो उन 700 लोगों के साथ वहां पे खात्मा हो गया जिनका शिप में। तो आप इनकी उम्मीद क्या करें? जहां दूसरी जानिब आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया, तो चेकिंग तो हिंदुस्तान की जानिब से भी नहीं हुई ना। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा टाइट है पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर की गई है हर जगह दुनिया में। नहीं, फर्क ये है कि पाकिस्तान से ये लीगली निकली है, सबके सामने निकली है, वहां सारे चेक्स थे। इंडिया में ये इलीगली घुसी है, एक ऐसे बॉर्डर से घुसी है जहां से हम आराम से, कोई आदमी पैदल भी क्रॉस करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग खास होती नहीं है। ये वहां से आई है। अगर जरा सा भी शक होता है ये एयरपोर्ट से आती तो एयरपोर्ट पे डिटेन कर लिया। रूट से है जहां पर हम लोग ऐसे चले जाते हैं इस साइड ऑफ द बॉर्डर। इसका मतलब ये डिटेल्स देने वाला इंडिया में कोई था जो हिंदुस्तान से उसको ये सारी डिटेल्स दे रहा था। इट माइट बी पॉसिबल कि वही सचिन नामी लड़का इसको डिटेल्स दे रहा था। सचिन जो है वो हो सकता है सचिन दे रहा हो, मैं मान सकता हूं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन सचिन उसे ये डिटेल्स नहीं दे सकता कि आप जाइए और जाकर के अपना कहां से आप वीजा बनाएंगी नेपाल पहुंचने के लिए, और वहां से लेकर के फिर आपको वाया दुबई फ्लाइट से आना है। ये सचिन डिटेल्स नहीं दे सकता। ठीक है, ये डिटेल्स पाकिस्तान के आपकी इस डाउटफुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन दे सकता है उसे? आप यहाँ पे भी इस टेररिस्ट कंट्री यहाँ पे डिक्लेयर करना चाह रहे हैं फिर से एक दफा? नहीं, मैं टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ कि क्या किसी को शक नहीं हुआ पाकिस्तान में? मैं ये नहीं बोल रहा, ये लेडी मुझे जेन्युइन दिख रही है, ये लेडी मुझे ऐसा लग रही है कि ये लेडी कुछ गलत में शामिल नहीं है। लेकिन कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि ये लेडी आ गई हो और सबकी निगाहों में, और उसके बाद उनके दिमाग में आया हो कि ठीक है हम बाद में यूज भी कर सकते हैं, जाने तो। क्यों ऐसा कि कहीं पे एयरपोर्ट पे, कहीं पे पुलिस की जब स्क्रूटनी होती है उस लेवल पे, जब वीजा दिया जाता है तब भी स्क्रूटनीज होती हैं, कहीं पे शक नहीं हुआ? 4 छोटे छोटे बच्चों के लिए वीजा दिया गया होगा, कहीं पे तो शक होना चाहिए था, पासपोर्ट बनवाया गया होगा, एयरपोर्ट पे पहुंचे होंगे। मान लिया पाकिस्तान से शक नहीं हुआ, या चलो जानबूझ के जो भी हुआ, हो सकता है पाकिस्तान में हर चीज बिकती है, हो सकता है 4 पैसे दे दिए उसने इस काम के लिए, ये बात भी छोड़ दें। लेकिन 2 दफा वो हिंदुस्तान के अंदर एंटर हुई, वहां से उसका पहले दाखिला हुआ, फिर खारजा हुई वो वहां से, तो इतनी दफा ठीक है वहां सिक्योरिटी इतनी नहीं है, लेकिन आपके बकौल वहां से दहशतगर्दी के काफी मामला तय पाते हैं। तो क्या वहां पे हिंदुस्तान ने इतनी भी सिक्योरिटी या इतनी भी प्लानिंग्स नहीं रखी हुई कि एक बंदा इतनी दफा आए, इतनी दफा जाए, और फिर भी उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? एक बार इसने एंट्री मारी है और उस पॉइंट से मारी है जहां पर चेकिंग नहीं होती, ठीक है।
इंडिया और नेपाल का बॉर्डर जो है वो कुछ इस तरीके का बॉर्डर है कि जो वहां पे यंग लड़के हैं वो अपना साइकिल उठाते हैं और नेपाल में घुस जाते हैं, और नेपाल के लड़के जो हैं वो मोटरसाइकिल उठा के इंडिया आ जाते हैं। कोई वो ही नहीं है, मतलब चेकिंग बिल्कुल नहीं है बॉर्डर पे। वो एक आधार कार्ड बोलते हैं, आधार कार्ड है दिखा दो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया नेपाल के बीच में कोई वो नहीं है, कोई बॉर्डर ही नहीं है, हम आराम से जा सकते हैं। लोग अपनी कार उठाते हैं और काठमांडू पहुंच जाते हैं, और वहां से लोग कार उठा के इंडिया आ जाते हैं। तो कोई वो हम दोनों कंट्रीज के बीच में कोई चेकिंग नहीं, ठीक है। एक आप शायद एक पासपोर्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है इफ यू वांट टू गो बाय एयर, और आप किधर से जा रहे हो तो बोला गया एक आधार चाहिए होता है। वो आधार भी ऐसा नहीं, आप आ जाते हो बड़े आराम से, कोई आधार नहीं देखता है, क्योंकि सबको पता है कि हम दोनों के बीच में ट्रैवल फ्री है। इंडिया भूटान भी लगभग कुछ ऐसा ही है। तो उस एरिया से आएंगे, और शक्ल पे तो क्योंकि ये कोई यूरोपियन तो है नहीं जो दिख जाए, या चाइनीज तो है नहीं जो दिख जाए, तो ये इंडियन जैसी, हम लोग इंडियन ही तो थे पहले, ये शक्ल वैसी लग रही है। उसने बोले जाओ गो, तो वो तो खुद ही लेडी बोल रही है कि मैंने, उसने मुझसे पूछा, मैंने हिंदू नाम बताया और उन्होंने बोला जाओ ठीक है वेरी गुड। तो ये हुआ, ठीक है। अब जब वो पहुंच गई है उसके बाद ये किराए पे रह रही है, ठीक है। वो सचिन ने अपना आई कार्ड दिखा दिया, मैं हूँ यहाँ पे हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो चलता है, वो भी प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ 2 महीने से रह रही थी। ये मामला तो तब खुला ना जब ये लॉयर के पास गया केस, लॉयर ने देखा ये तो पाकिस्तानी है, उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि पाकिस्तानी इलीगली यहाँ रह रही है, तब जाके मामला खुला, वरना तो खुलता भी नहीं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जहां से ये लीगली जा रही थी वहां तो डॉक्यूमेंट सारे के सारे दर्ज हुए हैं, वहां तो कंप्यूटर में फाइल्स में गया है, वहां तो सबके निगाहों में था, वहां क्यों नहीं ये चेक हो पाया? वो ये आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा सर, ये सारे मामला तय पाने के बाद अब इस सारे मुद्दे को कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं? अब कहाँ पे एग्जैक्ट करंट सिचुएशन के मुताबिक अब ये चीज कहाँ पहुंची है? दोनों तरफ से, दोनों हुकूमतों की तरफ से, दोनों दुश्मन ममालिक की जानिब से क्या बयानात है और फ्यूचर में क्या सामने आ रही है चीज? क्या ये देखो प्रेम कहानी पाया तकमील तक पहुंच पाएगी? नजर आ रही है आपको ऐसा कुछ? देखो प्रेम कहानी तो है, नो डाउट अबाउट इट। ये चीज के ये इलीगली है, ठीक है। इलीगल जो लोग होते हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। आप इसको डिपोर्टेशन, शी फेसेस द डिपोर्टेशन हियर, वो कोर्ट में मामला है, ठीक है। कोर्ट में चला गया क्योंकि ये आई थी और उसमें पुलिस केस रजिस्टर हुआ है, तो वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगा, नो डाउट। इन्होंने योगी और मोदी से ये भी बोला है कि मेरी जान को वहां खतरा है, इसलिए मुझे यहाँ रोक लिया जाए, ठीक है। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर होगी, अब इंटेलिजेंस की ही नजर नहीं होगी, अब सबकी नजर होगी, सारी इंटेलिजेंस की नजर होगी। वो मैडम खुद ही बोल रही है कि मेरा, उनका और उनके हस्बैंड जो नया हस्बैंड है, उसका फोन पुलिस ने रख लिया है। तो अब वो ट्रैकिंग वगैरह सारी हो रही होगी, उसकी स्क्रूटनी की जा रही होगी, सब कुछ होगा। वैसे भी पूछताछ की गई होगी, अच्छी तरह से इंटरोगेशन हुई होगी इनका, और दूसरी इंटरोगेशन के लिए 10 बार बुलाया जाएगा, 10 बार रहेंगी। तो ये सारी चीजें हो रही होंगी। अब आगे वो तो इंटरोगेशन का रिजल्ट आएगा, वही देखना पड़ेगा, पता चलेगा। ठीक है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपसी मामलात की, तो वो बरसों से खराब चलते आ रहे हैं। क्या ऐसी कहानियां कुछ अगर हमारा यूथ सामने लेके आता है, आपको लगता है कुछ इंटरनल मैटर्स बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? बेहतरी की ओर मुझे तो शक है कि अभी कुछ बेहतरी की ओर जाते दिख रहे हैं। दोनों कंट्रीज इलेक्शन झेलने जा रहे हैं, और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आपके आपके फॉरेन मिनिस्टर्स दे रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर दे रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये बेहतरी होगी। इसमें बेहतरी नहीं, इसमें डिटीरियोरेशन आएगा, खराब होंगे, और खराबी के साथ साथ और दिक्कतें आ सकती हैं सामने। जो अभी हमें पता लग रहा है उस हिसाब से तो पाकिस्तान भी मूड में नहीं है, पाकिस्तान भी अपने इलेक्शन मोड में है, और इंडिया भी इलेक्शन मोड में है। तो अभी तो नहीं लगता, क्योंकि इंडिया में जोरों शोरों से इलेक्शन मोड है। हमें पता लग रहा है कि 2 दिन बाद, अगले 2-3 दिन में कैबिनेट रिशफल होना चाहिए, सेंटर कैबिनेट रिशफल करेगा तो कुछ मिनिस्टर्स को शट आउट किया जाएगा। खबर आ रही है कि निर्मला सीतारमन जा सकती हैं अपने पोर्टफोलियो से, और दूसरे मिनिस्टर्स जा सकते हैं। तो अगर निर्मला सीतारमन और जितने भी मिनिस्टर्स के नाम है अगर मैं बताऊं तो बड़े मिनिस्टर्स हैं, और वो मिनिस्टर्स हैं जिनकी 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 अपनी क्रेडिबिलिटी बड़ी हाई थी, यानी कि बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। पीयूष गोयल हैं, प्रहलाद पटेल है, मनसुख मंडाविया है,
अर्जुन मेघवाल, भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, गजेंद्र शेखावत, ये सारे नाम सामने आ रहे हैं। पक्का नहीं है कि ये जाएंगे, लेकिन ये मिनिस्टर्स जा सकते हैं। और ये मिनिस्टर्स वो हैं जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर्स हटाए जा रहे हैं, इनको बीजेपी में लाया जा रहा है, इसका मतलब बीजेपी इज इन इलेक्शन मोड। और इलेक्शन मोड में आने के बाद कहीं पे भी बीजेपी अपनी कमी दिखाना नहीं चाहेगी, बीजेपी अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहेगी कि हम पाकिस्तान से कहीं के सामने कहीं झुक रहे हैं। और ये बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण को, फाइनेंस मिनिस्टर को हटाना बहुत बड़ा स्टेप होता है किसी भी कंट्री के लिए। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर, आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिलके भी आएंगे प्रेसिडेंट से, इसका मतलब उनकी तो छुट्टी हो गई। अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर मिलके आएंगे प्रेसिडेंट से, तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर को रिमूव कर रहे हैं, नए फाइनेंस मिनिस्टर ला रहे हैं और एक अच्छी काबिल फाइनेंस मिनिस्टर को रिमूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि खबर तो ये है कि शक्तिधर दास यानी कि हमारे आरबीआई गवर्नर बन सकते हैं। लेकिन ये है कि बीजेपी इज इन इलेक्शन मोड, और ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत मुझे तो नहीं देखता लगेगी। सर वापस आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। सीमा सेशन की जो कहानी है वो तो आपने बताया कि कहाँ किन टेरिटरीज पे खड़ी हुई है, बट सीमा की जानिब से एक बयान ये भी आया है कि वो यहाँ के माहौल में और यहाँ के इस्लामिक रिलीजन में रह के उतनी सेटिस्फाइड नहीं थी जितना वो वहां जाके अपना मजहब बदल के उनके साथ रह के हो रही है। इस पे क्या कहेंगे? व्हाई सो? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? देखिए, ऐसी क्या फैसिलिटीज है जो हिंदुस्तान उसको वहां दे रहा है जो उसे यहाँ पे मुहैया नहीं थी? शोहर उसका बाहर है, कमा रहा है, वेल ऑफ फैमिली से इतना कुछ था तो इतनी दूर तक पहुंच गई ना, सपोर्ट तो मिल रही थी उसको। मतलब देखो, ये एक पर्सनल लेवल पे होती है कहानी कि किसी आदमी को सेटिस्फैक्शन हो सकता है कि वो सोमालिया में मिल जाए, किसी को हो सकता है कि वो यूरोप में, अमेरिका में ना मिले। डिफेंस कि कहाँ पे किसको वो मैडम को सेटिस्फैक्शन यहाँ मिल रही है, फाइन, उसको सेटिस्फैक्शन है, तो इसमें कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं बोल सकता। मुझे सेटिस्फैक्शन है इंडिया में, मेरे लिए बाकी सारे कंट्रीज बेकार है इस एंगल से। इंडिया में एक चीज तो है कि फ्रीडम बहुत है। फ्रीडम बहुत है, मतलब कि किसी लड़की ने क्या पहना है, किसी ने क्या नहीं पहना है, ये बोलने वाला कोई नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उस तरीके का नहीं है कि आपने बुर्का पहनना ही है, या उस तरीके का नहीं है आपने हिजाब लगाना ही है। आप बिना हिजाब के आराम से जा सकती हैं, कहीं पे भी जा सकती हैं, मेट्रो में हिजाब पहन के घूम सकती हैं, कोई आपको कहने वाला नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आपकी बस सिक्योरिटी चेकिंग होती है, उसके बाद यू कैन गो। तो ये फ्रीडम बहुत है इंडिया में, इंडिविजुअल लेवल पे, आपको घर के लेवल पे, और फिर उसके बाद इनके जो सीमा है, इनको जो पसंद आ रहा है कंट्री, वो अलग, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ओके जी सर, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की कहानी, इसको यहाँ पे करते हैं एंड। इतना डिटेल में डिस्कस करने के और मेरी ऑडियंस को समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। ये कहानी जो है हम इस पे फर्दर भी बात करेंगे कि ये इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसको लेकर क्या डिसाइड करती है पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमत। खैर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। और आज की वीडियो से मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। फर्दर वीडियोस में बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक्स के साथ दोबारा मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।